नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। सारण के तरैया में 3 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद से एक बार फिर से प्रशासन सवालों के घेरे में है। परिजन जहां शराब पीने से मौत होने की बात कह रहे हैं, तो वहीं पुलिस जांच की बात कहकर मामले से पल्ला झाड़ने में जुटी हुई है। जब जब संदिग्ध मौतें होती हैं, हर बार पुलिस जांच की बात कहकर पल्ला झाड़ लेती है और जांच कब पूरा होता है और जांच रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई होती है, किसी को पता भी नहीं चलता है। इसी साल मार्च महीने में सारण में 19 लोगों की मौत हो गई थी। उसमें भी पुलिस प्रशासन का वही ढुलमुल रवैया रहा। परिजन शराब से मौत की बात कहते रहे, लेकिन पुलिस पल्ला झाड़ती रही। रविवार को तरैया के नवरत्नपुर दियारा में 3 लोगों राम नगीना सिंह, दसई शाह और विकी सिंह की मौत हुई, जबकि अखिलेश ठाकुर की आंखों की रोशनी चली गई, जिन्हें इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। सारण के एसपी संतोष कुमार ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन भी कर दिया है। स्कूल में आओ से तो दारू का जरे कहाँ से पी के आके फूल ओकरा बाद कहनी जे मेरा कहाँ से रोरा दारू मिल गई तो कहते रहे चुपचाप रहता रुकी ना। हमको ने बाप रे 2 दिन से पेट झरल बा, ऊपर से रोआ दारू कहाँ से जाके पी ले ली। तो हम ठीक मानी। साँझ के उनका हपनी हो गई, लेके भगनी छापा। का नाम बाटे वहाँ के? राम नगीना सिंह। सदर अस्पताल में ले गई, वहाँ निमन से इलाज ना भइल। कितना दिन से? 1.5 दिन से। कसके बोले? 1.5 दिन से। 1.5 दिन से अइलन तो का भलो टाइम में का होत रहे? मानी तो पूरा बेचैनी लखन गोरा पीटे लगा। अच्छा, रात के पियल है, अब ताड़ी पीने की दारू पीला है। सुख का दिन से ओकर मियाज गड़बड़ होखे लागल। 10-11 बजे से वहाँ के रोशनी लागल गाड़ी घर। रात भर रहल, भोरे पर उनका के हॉस्पिटल ले गई। कहाँ भर्ती बनावे? पटना में बड़ा। अभी क्या उनका दिक्कत हुआ? अभी रोशनी अभी तो फोन ना आयल, बाकी अच्छा थोड़ा देह हो हिलावत चला। तो अब संदिग्ध मौतों को लेकर कई सारे ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड भी वो सवाल पूछ रहा है कि गांव में शराब बन रही थी तो क्या चौकीदार को इसकी जानकारी नहीं थी। सवाल ये भी है कि क्या चौकीदार ने थाना प्रभारी को इसकी जानकारी नहीं दी। सवाल ये भी उठता है कि सूचना पर थाना प्रभारी ने कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की। क्या थाना प्रभारी की मिलीभगत से यहां पर शराब बनाई जा रही थी। सवाल ये भी कि क्या चौकीदार और थाना प्रभारी पर कार्रवाई की जाएगी। चौकीदार और थाना प्रभारी पर आखिर कब कार्रवाई होगी। तो ये कुछ तमाम सवाल हैं जो इस संदिग्ध मौत के सामने आने के बाद उठ रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जो जिम्मेदारी है वो चौकीदार के ऊपर दी गई है कि ऐसी सूचना थाना प्रभारी को देनी है। बढ़ते आगे, बिहार में शराब से मौत का ये कोई पहला मामला नहीं है। इस साल शराब से मौत की 8 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं और इस साल शराब से हुई मौतों के आंकड़ों पर अगर आप नजर डालेंगे तो 21 मार्च को भागलपुर में शराब से 17 लोगों की मौत हो गई। वहीं 20 मार्च को बांका में शराब से 12 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। वहीं 20 मार्च को ही मधेपुरा में भी शराब से 4 लोगों की मौत हो गई थी, यानी कि 20 मार्च को 2 घटनाएं घटी। वहीं 16 मार्च को कटिहार में जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत हो गई। और बात अगर 13 मार्च की जाए तो 13 मार्च को भी गोपालगंज में शराब से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 14 मार्च को सारण में शराब से 19 लोगों की मौत हुई। 20 जनवरी को सारण में ही शराब से 16 लोगों की मौत हुई थी। जनवरी में नालंदा में भी शराब से 14 लोगों की मौत हुई थी। यानी कि इस साल करीब 8 बड़ी घटनाएं ऐसी घट चुकी हैं जिसमें जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो चुकी है। बढ़ते आगे, शराब से मौत का जो पहला मामला हम आपको बता रहे थे, इससे पहले तो कई ऐसे जो मामले हैं वो बीते
कुछ दिनों में सामने आए हैं और उन सभी मामलों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई और शायद यही वजह है कि एक के बाद एक फिर से ऐसे मामले सामने आते जा रहे हैं। आंकड़ों के जरिए हमने आपको बताया कि इसी साल जनवरी से लेकर के अब तक की अगर बात करें तो करीब 8 बड़ी घटनाएं घट चुकी हैं, जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और हर संदिग्ध स्थिति में मौत वाली खबर पर पुलिस की तरफ से यही कहा जाता है कि कार्रवाई की जा रही है, छानबीन चल रही है, लेकिन उस कार्रवाई का क्या होता है किसी को कुछ भी पता नहीं। और शायद यही वजह है कि ऐसी घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं, ऐसी घटनाओं पर लगाम नहीं लग पा रहा है और इसी वजह से सारण में एक बार फिर से 3 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर भी परिजन की तरफ से बताया जा रहा है कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। हालांकि अभी तक प्रशासन की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी जांच की जा रही है। और शराब से मौतों का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले मार्च महीने में छपरा में ही शराब से 19 लोगों की मौत हुई थी और तब भी प्रशासन ने कार्रवाई का दावा किया था, लेकिन एक बार फिर से 3 लोगों की मौत ने प्रशासन के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस मुख्यालय से जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष गुप्ता। में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन इसके बावजूद शराब से मौत की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। हाल ही में छपरा में 19 लोगों की मौत शराब पीने से हुई थी। तब प्रशासन ने भी माना था कि शराब से ये मौतें हुई है और उचित कार्रवाई करते हुए उस शराब माफिया को पकड़ा था जिसके यहाँ से शराब की सप्लाई हुई थी। शराब की टेस्ट कराई गई थी, जिसमें यह पता चला था कि सैनिटाइजर बनाने वाले केमिकल को शराब बनाकर बेचा गया था, उससे उन लोगों की मौत हुई थी। एक बार फिर छपरा के तरैया में 3 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट पे है। प्रशासन ने उसे तमाम एरिया में जहाँ पे ये घटनाएं हो रही है वहाँ पे जागरूकता फैला रही है कि अगर किसी के पास कोई शराब बचा हुआ हो या किसी ने शराब गलती से छुपा कर रखा हो तो उस शराब को डिस्ट्रॉय कर दे, पिए नहीं। और लगातार उत्पाद विभाग है, जिला पुलिस प्रशासन है, ये जागरूकता फैला रही है कि लोग शराब का सेवन नहीं कर। लेकिन इसके बावजूद भी शराब माफिया कहीं ना कहीं गांव इलाकों में, कस्बाई इलाकों में शराब बेच रहे हैं, जिसको पी करके मौत की घटनाएं सामने आ रही है। और तरैया में जिस तरह से 3 लोगों की मौत हुई है, एक व्यक्ति बीमार है, उसे प्रशासन की टीम पूछताछ कर रही है। तो आज कहीं ना कहीं प्रशासन किस निष्कर्ष पर पहुँचती है, देखने वाली बात है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। एसपी ने साफ तौर पे कहा है कि इस पूरे मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन कर दिया गया है और टीम का नेतृत्व मढ़ौरा के डीएसपी कर रहे हैं। उन्होंने रात में जाके उस इलाके में पूछताछ भी की है, लोगों से जानकारियां एकत्र की है और ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इन मौतों के पीछे शराब एक अहम कारण है। लेकिन पुलिस अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। पुलिस ने कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है। पुलिस का अभी भी यह कहना है कि जब तक जाँच में स्पष्ट नहीं होता है कि मामला क्या है, आखिर ये जो मौतें हुई, चूँकि तीनों मौतें जो है अलग अलग इलाके में हुई है, काफ़ी दूर पर हुई है। कोई एक मौत जिस गाँव में हुई उससे 10 किलोमीटर दूर पर दूसरी मौत हुई है। तीसरी एक मौत जिसके विक्की कुमार की मौत की घटना है, उसमें आपराधिक घटना से जोड़ के देखा जा रहा है। कहा जा रहा है उनके परिजनों ने केस दर्ज कराया, इसमें उन्होंने कहा है कि उसे जहरीला पदार्थ देकर के मारा गया। तो इन तमाम पहलुओं की प्रशासन जांच कर रही है और एसपी आज जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि एसपी क्या बताते हैं, एसपी क्या कहते हैं, उनके रिपोर्ट में क्या बातें सामने आती। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से छपरा में 3 लोगों की मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से शराबबंदी कानून पर सवाल उठने लगे हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष जुड़े हुए हैं। सीधे संतोष का रुख कर लेते हैं। संतोष, जिस तरीके से हर बार संदिग्ध स्थिति में मौत की बात सामने आती है और उसके बाद कार्रवाई की बात कही जाती है, लेकिन वो कार्रवाई किस तरीके की होती है किसी को पता नहीं और शायद यही वजह है कि लगातार ऐसी घटनाएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल आप ये बताइए कि इस पूरी खबर पर क्या अपडेट है, पुलिस की तरफ से क्या अभी बताया गया कि शराब से मौत हुई है? जी बिल्कुल, शराब से मौत की बात अभी प्रशासन स्वीकार नहीं कर रहा है इस मामले में भी। हालांकि प्रशासन ये जरूर बता रहा है कि सूचना मिली, उसको वेरीफाई करवा रहे हैं। अभी हमारे एसपी से बात हुई, एसपी ने कहा है कि जैसे ही रिपोर्ट आती, कल जो विक्की कुमार की मौत हुई थी उस मामले में परिजनों ने आपराधिक मामला दर्ज कराया है। हालांकि पुलिस शराब के एंगल से भी जांच करके उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हो पाएगा कि उसके मौत की कारण क्या थी। जो 2 अन्य लोगों के मरने की बात कही जा रही है, उन लोगों के शव को जला दिया गया है, कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है, तो प्रशासन यहाँ बेबस नजर आ रही है। लेकिन पटना में जो एक व्यक्ति जिसकी आंख की रोशनी चली गई है, अस्पताल में इलाजरत है, उससे बात करने के लिए एलटीएफ की एक टीम गई थी। वहाँ पे क्या बातें हुई अभी तक एसपी ने कुछ शेयर नहीं किया है। एसपी से भी हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि दिन में तमाम बातें सामने आएंगी। तो एक दिन में जब एसपी से हमारी बात हो पाएगी तो कुछ स्पष्ट होगा। लेकिन अभी कोई भी अधिकारी, हमने डीएम से भी बात करने की कोशिश की, एसपी से भी बात करने की कोशिश की,
किसी के पास कोई फैक्ट जानकारी अभी मौजूद नहीं है। सभी लोग जानकारी का हवाला देकर के सन्नी काटरे मीडिया से। चलिए, आप इस खबर पर नजर बना रखिए संतोष, वापस भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। छपरा के तरैया में जहरीली शराब से जिस युवक की मौत की बात कही जा रही थी, उसके परिजनों ने हत्या का मामला दर्ज कराया है। तरैया निवासी विक्की कुमार के परिजनों ने जमीन विवाद में हत्या का शक जाहिर करते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही साफ हो पाएगा कि विक्की की मौत कैसे हुई है। पॉइजन दिया है लोग, जो खाना में जहर दिया है लोग, जिसके कारण हमारे लड़का की मौत हुआ है। और पोस्टमार्टम करने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। आप क्या चाहते हैं? हम पोस्टमार्टम चाहते हैं, हम FIR चाहते हैं कि दोस्त लोगों पर FIR। अगली खबर भागलपुर से। भागलपुर शहर में बीते दिनों जहरीली शराब से मौत मामले से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक अपने को शराब सप्लायर बता रहा है और जहरीली शराब सप्लाई करने की बात भी कबूल कर रहा है। पहले आपको उस युवक का पूरा कबूलनामा सुनाते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। और इस वायरल वीडियो पर भागलपुर SSP ने बयान दिया है और देखिए जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आ चुकी थी और अब इस पर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। बढ़ते हैं आगे। अगली खबर बांका से है। बांका के अमरपुर में पुलिस की तोड़फोड़ की CCTV तस्वीरें सामने आई हैं। शनिवार की रात अमरपुर और रजौन थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके बिरमा में बालू उठाव को लेकर बालू माफिया के बीच गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने बालू माफिया के घर पर धावा बोल दिया। बालू माफिया तो मौके से भाग गए, लेकिन घरों में रह गए लोगों पर पुलिस का कहर बरपा। पुलिस ने वहां मौजूद बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं पर जमकर कहर बरपाया है। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने लोगों की बेरहमी से पिटाई की। पुलिस या जुल्म की CCTV तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पुलिस ने खुद को बचाने के लिए वहां मौजूद कई सारे जो CCTV कैमरे लगाए हुए थे, उसे डंडे से उन्होंने खुद ही तोड़ दिया और वो भी तस्वीर जो है कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर तोड़फोड़ की गई है। जो पहली तस्वीर है उसमें आप CCTV तस्वीरों को देख पा रहे हैं और जो दूसरी तस्वीर है उसमें जब तोड़फोड़ की गई तो उसके बाद किस तरीके का वहां पर मंजर था वो हम आपको दिखा रहे हैं। हमको जैसे थप्पड़ मारा कि आँख कराए थे, आँख देखे लाल हो गया, इससे हमको झलक नहीं रहा है। उसके बाद कहें कि इसके ऊपर क्या केस है दिखाइए सर, क्या बोलिए ना। तो बस तड़ाक लाठी दे दिया जो कि यहाँ एकदम फूल गया है। उसके बाद हम बोल हैं बंद कर दिया। तब गया भीतर इन लोगों को हम लोग सब पुतहू सबको मारपीट किया है। बस सब चीज़ तोड़ा फड़ा लगले, एकदम पूरा तोड़ा फड़ा लगले तो मैं कहिए कायल तोड़ते हैं सर, कहते कि अभी बोलिएगा तो तुमको भी टंगाएंगे। बस हमें चुप हो गई एकदम सर। पुलिस और प्राइवेट आदमी 2 टी-शर्ट वाला था, उसके हाथ में 2 लाठी था। मेरा अपाची गाड़ी था घर में, उसको चूर दिया, सब बेसिंग सब तोड़ दिया। अब पुलिसिया जुल्म पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बांका पुलिस इतनी बेलगाम क्यों है। सवाल ये भी उठता है कि बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं की पिटाई आखिर पुलिस ने क्यों की, पुलिस ने घर में आखिर तोड़फोड़ क्यों की और पुलिस ने CCTV कैमरे को क्यों तोड़ दिया। ये कुछ सवाल हैं जो इस घटना के सामने आने के बाद उठ रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या पुलिस अपनी नाकामी छुपाना चाहती है। दोषी पुलिस वालों पर आखिर कब कार्रवाई की जाएगी। तो बांका में हुई घटना के बाद से कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। खबर सिवान से है, जहां ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस के लोको पायलटों ने सिवान स्टेशन के रेलवे क्रॉसिंग के पास चाय पीने के लिए ट्रेन को रोक दिया था। ट्रेन रोककर चाय पीने की तस्वीर किसी ने खींच ली और उसे सोशल मीडिया पर फिर वायरल कर दिया। तस्वीर वायरल होने के बाद रेलवे ने गार्ड और लोको पायलट से पूछा कि ऐसी हरकत क्यों की गई। ट्रेन रोककर चाय पीने की घटना शुक्रवार की है। शनिवार को रेलवे ने इस अजीब हरकत की जांच के आदेश दे दिए हैं। रेलवे ने गार्ड और लोको पायलटों को स्पष्टीकरण देने को भी कहा है। जांच पूरी होने के बाद रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। ट्रेन शुक्रवार की सुबह
5:27 पर सिवान स्टेशन पहुंची थी। इसी दौरान सहायक लोको पायलट इंजन से नीचे उतरा और चाय लाने के लिए पास के ही एक टी स्टॉल पर चला गया। हरी बत्ती मिलने के बाद ट्रेन हाजीपुर की ओर आगे की यात्रा के लिए सुबह 5:30 बजे सिवान स्टेशन से रवाना हुई। जब ट्रेन चाय की दुकान के पास पहुंची तो लोको पायलट ने जानबूझकर ट्रेन रोक दी। सहायक पायलट हाथ में चाय का प्याला लेकर ट्रैक पर चढ़ा, फिर ट्रेन आगे बढ़ी। अब ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। बिहार भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील जोन में आता है, लिहाजा सरकार ने पटना के साइंस कॉलेज कैंपस में एक रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया था। 3 करोड़ 44 लाख की लागत से बनाए गए इस सिस्मिक रिसर्च सेंटर में 40 सेकंड पहले भूकंप आने की सटीक जानकारी मिलनी थी, लेकिन भवन बनने के बाद ना तो उपकरण की खरीद हुई और ना ही वैज्ञानिकों की नियुक्ति की गई। लिहाजा भवन में धूल की मोटी मोटी परतें जमने लगी हैं और अब तो मजदूरों के आशियाने के रूप में इसका प्रयोग होता है। सिस्मिक रिसर्च सेंटर के हाल की जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार भूकंप के लिहाज से सेंसिटिव जोन में है। हाई रिस्क जोन में रहने की वजह से राज्य सरकार बराबर भूकंप को लेकर चिंता जाहिर करती है और इसी चिंता को दूर करने के लिए ठीक हमारे सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जो सिस्मिक रिसर्च सेंटर है उसके भवन का उद्घाटन किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन 21 जून 2021 को किया था और देखिए इसके नीचे क्या लिखा हुआ, बिहार भूकंप दुर्मापी तंत्र योजना के अंतर्गत पटना विज्ञान महाविद्यालय पटना में स्थापित केंद्रीय संग्रहण स्टेशन का उद्घाटन संपन्न हुआ। इसमें डिप्टी सीएम दोनों मौजूद थे, रविशंकर प्रसाद भी उस समय भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर सांसद के तौर पर मौजूद थे, अशोक चौधरी, नितिन नवीन व्यास जी, प्रत्यय अमृत और कुमार रवि। ये भवन निर्माण विभाग की तरफ से बनाया गया है और इसकी खास विशेषता यह है कि अगर भूकंप कहीं आता है तो 40 सेकंड पहले इसकी जानकारी यह रिसर्च सेंटर जो है वह दे देगा। बराबर सरकार जो है वह कहती है कि भूकंप से बचने के लिए, और कई बार भूकंप पिछले कुछ सालों में पटना हो या बिहार के कई हिस्से हैं वहाँ पर आए भी हैं। वैसे में यह जो सिस्मिक रिसर्च सेंटर है यह काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। तकरीबन 3 करोड़ 44 लाख 60,269 रुपये की लागत से इसका निर्माण करवाया गया है और अपने तय समय में भवन का निर्माण भी करा दिया गया। 1 वर्ष पहले भवन बन भी गया था, लेकिन उस वक्त से भवन में ताला लगा हुआ है और जो तस्वीर है वह बताती है कि किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर है। जो मनी प्लांट लगाया गया है वह इसके प्रवेश द्वार पर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। देखिए यहाँ पे, तो ये काम अभी कहाँ आप लोग कर रहे हैं? यहाँ पे बगल में। इसमें काम नहीं चल रहा है? नहीं रह रहे, इसमें कुछ नहीं चल रहा है। नहीं, इसमें केवल रहते हैं आप लोग जी। तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार इस तरह का जो रिसर्च सेंटर है उसको चालू क्यों नहीं किया जा रहा है। न्यूज़ 18 जो है वह प्रायोरिटी बेसिस पर इस खबर को दिखा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आपदा प्रबंधन विभाग जिसके जिम्मे है यह रिसर्च सेंटर, वह इस स्थिति की गंभीरता को समझेगा और इस रिसर्च सेंटर को जल्द से जल्द चालू करेगा ताकि बिहार के लोगों को इसका फायदा मिल सके। अगर 40 सेकंड पहले भी भूकंप के बारे में जानकारी मिल जाती है तो कहीं ना कहीं इसका फायदा भी आम लोगों को ही मिलेगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच बड़ी खबर आपको जहानाबाद से बता दें, पति ने पत्नी की धारदार चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी है। आपको बता दें कि पत्नी पर हमला के बाद खुद का भी गला काट लिया है। दोनों का पीएमसीएच ले जाते वक्त दोनों की मौत हो गई। आपसी विवाद में पति ने इस वारदात को अंजाम दिया है। शकुराबाद के बंधु बिघा गांव की घटना बताई जा रही है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बिहार में भी कॉमन सिविल कोड लागू करने की चर्चा होने लगी है। बड़ी बात है कि कॉमन सिविल कोड के मुद्दे पर सरकार में शामिल बीजेपी और जेडीयू के सुर अलग अलग हैं। सिविल कोड समान नागरिक संहिता को भी और लागू करने का काम करेगी। कहीं से मामला बनता ही नहीं है, देश हित में प्रदेश हित में ले लिया जाता है। मौका था वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव का और स्थान था भोजपुर का जगदीशपुर। यहाँ एक साथ 78,000 से ज्यादा तिरंगा झंडा लहराकर विश्व कीर्तिमान बना।
लेकिन इसी मौके पर बिहार बीजेपी के बड़े नेता सुशील मोदी ने एक ऐसी बड़ी बात कह दी जिससे जेडीयू के नेता बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। पहले आप ये सुन लीजिए कि सुशील मोदी ने कहा क्या था। बिहार नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है और कल ही भोपाल में अमित शाह ने ऐलान किया है कि धारा 370 तो हमने खत्म कर दिया, राम जन्मभूमि पर मंदिर का काम चालू हो गया, अब एक काम बचा कॉमन सिविल कोड का। और कल अमित शाह ने ऐलान किया है कि देश के अंदर जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वो अपने अपने राज्य में कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता को भी और लागू करने का काम करेगी। सुशील मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक दिन पहले दिए गए बयान का जिक्र किया और यह संकेत देने की कोशिश की कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां कॉमन सिविल कोड लागू होगा। अब सवाल है कि क्या बिहार में भी कॉमन सिविल कोड लागू होगा? यह सवाल जब बीजेपी के सहयोगी जेडीयू के नेता और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से किया गया तो उन्होंने सीधे सीधे ना कह दिया। और हम लोगों की पार्टी की जो विचारधारा है उसके हिसाब से तो कुछ मुद्दे हैं जिस पर हम डिफर करते रहे हैं। उसमें एक मुद्दा सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड का भी है। तो बिहार में कहीं से मामला बनता ही नहीं है। हालांकि बीजेपी नेता और राज्य के खनन एवं भूतत्व मंत्री जनक राम को उम्मीद है कि कॉमन सिविल कोड पर जेडीयू के नेता भी मान जाएंगे। पर विचार विमर्श करके सब लोग आगे बढ़ेंगे। तो आपको लगता है कि बिहार में कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, देश में लागू होना चाहिए। ये देश में लागू होना चाहिए, प्रदेश में लागू होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कॉमन सिविल कोड कोई आज का मुद्दा नहीं है, यह बीजेपी के एजेंडे का मुख्य मुद्दा रहा है और इस पर बहस सालों से होती रही है। आप ये जान लीजिए कि कॉमन सिविल कोड है क्या। कॉमन सिविल कोड यानी नागरिकों के लिए एक ही कानून, नागरिकों के लिए समान कानून की बात यह कोड करता है। भारत के संविधान में भी इसे लागू करने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट भी कई मामलों में कॉमन सिविल कोड की जरूरत बता चुका है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।